नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे विद्यापुर चैनल पे। और शुरुआत करते हैं कि लहरों से डर कर का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, यूपी टेट में हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो वर्ड्स हैं जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ भी लेना कि कितना पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या ना पढ़ें, ये बहुत दिक्कत होती है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं, उस पे आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे पास 7 ऐसे मनोविज्ञानविद हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनके बारे में, जैसे जीन पियाजे हैं, थॉर्नडाइक हैं, वाइगॉत्स्की हैं, पैब्लो हैं, गार्डनर हैं, स्पीयरमैन हैं, सिगमंड फ्रॉइड हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी मेन थ्योरीज़ क्या हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहले हैं हमारे जीन पियाजे साहब। देखिए, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है जो हमें याद रखनी है पेपर के लिए। उन्होंने दी है इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया है, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब जैसे पूछ लिया पेपर में कि संज्ञानात्मक विकास किसकी थ्योरी है, तो उसमें याद रखना है कि जीन पियाजे की। किसकी है? जीन पियाजे की। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है? जीन पियाजे। और इसके साथ साथ मेन जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जीन पियाजे जी ने दी है। वैसे इनके कंसेप्ट क्या है कि इन्होंने जो बच्चे हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक कहा है। अब देखिए, जैसे ये पूछ लिया कि नन्हे वैज्ञानिक किस शब्द किससे संबंधित है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा थॉर्नडाइक, जीन पियाजे। ठीक है, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, किसने दी है ये लिटिल साइंटिस्ट की थ्योरी? तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये सो याद रखना है। फिर आगे कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे स्कीमा, हिंदी में भी ऐसे लिखा रहेगा स्कीमा। एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण समावेशन। अब ये पूछ लेगा आत्मसाती समावेशन किससे संबंधित है, तो जीन पियाजे से। समविष्टीकरण समायोजन, एकोमोडेशन। फिर है साम्य धारण संतुलन। ये तीनों शब्द मेन है, इन तीनों शब्द को याद रखना है, किससे संबंधित है? जीन पियाजे साहब से। अगर मैं इसको आपको बताऊं कि क्या क्या है, स्कीमा होती है कि हमारा मेंटल फ्रेमवर्क, जैसे बच्चा कुत्ते को देखता है या गाय को देखता है या भैंस को देखता है, तो वो उसके मन में क्या आता है सबसे पहले कि भाई 4 पैर हैं, एक पूंछ है। तो इस तरह से उसके मेंटल फ्रेमवर्क बनते हैं, मानसिक संरचना बनती है। एसिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, कि फाइंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास विदाउट अल्टरिंग देम। जैसे कि बच्चे ने देखा कि एक कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है, अब उसके 4 पैर हैं, ठीक है, एक मुंह है, ठीक है, और एक पूंछ है। एक क्या है? पूंछ है। अब अगर वो किसी गाय को देखता है, जब गाय को देखता है, अब उसके मन में, उसके दिमाग में एक फ्रेमवर्क हो गया है कि जिसके 4 पैर, एक पूंछ होगा और एक मुंह होगा, वो कुत्ता होता है। वो ही मेंटल फ्रेमवर्क है, वो स्कीमा हो गई। आत्मसातीकरण, जब वो देखता है गाय को, उसके भी 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो वो कहता है कि ये भी कुत्ता है। जैसे बच्चे अक्सर कह देते हैं ना कि ये भी एक कुत्ता है। लेकिन उसके अगला चरण क्या है, वो है एकोमोडेशन, समविष्टीकरण। अब वो क्या होता है कि मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब उसको समझ में आता है नहीं, ये तो गाय जो होती है ये बड़ी है, कुत्ता जो होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, तो वो इसको एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट मतलब कि अभी तक वो कहता है जिसके 4 पैर हैं वो दोनों, या तो दोनों कुत्ते हैं। लेकिन अब
उसको समझ में आ गया, जब उसको बताया गया, उसको समझाया गया तो कि नहीं भाई ये कुत्ता अलग है और गाय अलग है। तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, समविष्टीकरण, समायोजन। और फिर इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण, संतुलन, यानी वो बैलेंस करता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। तो हमें जो मेन याद रखना है वो यही है कि स्कीमा किससे संबंधित है, आत्मसातीकरण किससे संबंधित है, समविष्टीकरण समायोजन किससे संबंधित है, और साम्य धारण संतुलन किससे संबंधित है। ये हैं टर्म्स जो हमें याद रखनी है एग्जाम में। और इन्होंने जो दिया है 4 स्टेजेस दिए हैं किसके, विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला क्या है, संवेदीगामक अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों टर्म जो हैं वो याद रखना है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि कितने स्टेजेस दिए हैं, कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम में। देखिए मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है, ताकि हम बिना कंफ्यूज हुए बाकी चीज़ें जो, देखिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट ये है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लें लेकिन उसको डाइजेस्ट ना कर पाएँ, उसको पचा ना पाएँ, याद ना रख पाएँ। अब आपने याद रख लिया कि भाई वो कितने साल से कितने साल तक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा रिवीजन का टाइम है, अब पढ़ने का टाइम नहीं है। तो रिवीजन के समय में कम से कम वो गलत ना हो क्वेश्चन जो हमें आते हैं। ठीक है, तो जो हमें आते हैं वो मेन मेन अभी हमें देखना है। ठीक है, ताकि कम से कम लोगों से हम पीछे ना रहें, लोगों से हम पीछे ना रहें। आगे अगर ना बढ़ें तो कम से कम उनसे पीछे भी ना हो पाए, इतना हमें कर लेना है अभी रिवीजन के समय में। बाकी जिन्होंने पढ़ लिया अच्छे से वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये एक रामबाण साबित होने वाला है। देखिए फिर दूसरा है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या थ्योरी दी है, इन्होंने दी है ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और एसआर थ्योरी। देखिए जब भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या एसआर थ्योरी या ट्रायल एंड एरर, कई बार हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी देख लेना है। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर। जहाँ भी ये शब्द आए प्रयास एवं त्रुटि से संबंध, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे वहाँ समझ लीजिए कौन है, वहाँ हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। आ गई बात समझ में। अब इन्होंने देखिए कई बार ये होता है, पूछ लेता है कि कैट जो है वो किससे संबंधित है, किसने अपने रिसर्च में या किसने अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्ली का उपयोग किया है, तो किसने उपयोग किया है, वो थॉर्नडाइक जी ने किया है। बात समझ में आ गई। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। ये हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट शब्द जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बात समझ में आई। अब इन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, इन्होंने अधिगम के मुख्य नियम दिए हैं। अब देखिए मुख्य नियम हैं, बाकी गौण नियम भी हैं, लेकिन मुख्य नियम कितने हैं, 3। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखिए ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछा गया था 2021 में जब आपका यूपी टेट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉर्नडाइक के मुख्य अधिगम के नियम कौन कौन से हैं। तो उसमें ये तीनों दिया था, बाकी गौण नियम भी दिए थे। गौण नियम जैसे उन्होंने 5 सेकेंडरी गौण नियम भी दिए थे, तो उसने इनको, इन तीनों को मिला के और गौण नियम को मिला के दे दिया था। तो हमें केवल मुख्य क्या ध्यान रखना है, तो मुख्य क्या है, तत्परता का नियम। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि तत्परता का नियम क्या होता है, कि सबसे पहले तो बच्चा तत्पर हो सीखने के लिए, वो तैयार तो हो सीखने के लिए। दूसरा है अभ्यास का नियम, जब वो बच्चा सीखता है तो उसको बार बार अभ्यास करता है, जैसे हम पढ़ते हैं बार बार रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते करते हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं, तो अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम,
यानी संतोष असंतोष का नियम। अगर उसने बच्चे ने याद किया, जैसे मान लीजिए आपने रिवाइज बार बार किया और आपका पेपर निकल गया, तो क्या होगा, आगे आप फिर उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सीखता है और उसको मज़ा नहीं आता है और उसको लगता है, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चलाते चलाते गिर गया, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, डर बैठ जाता है, तो वो सीखने से कतराता है। लेकिन अगर उसने थोड़ी दूर चला ली साइकिल, ठीक है, थोड़ी दूर चलाई साइकिल, तो क्या होगा, वो बच्चा और सीखने को उत्सुक हो जाएगा। तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं, 3 नियम दिए गए हैं। बात समझ में आई? बाकी 5 गौण नियम भी दिए गए हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है। तीसरा है ल्यू वाइगोत्स्काई। अब इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने थ्योरी दी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है वो, वाइगॉत्स्काई से, ठीक है, वाइगॉत्स्की से संबंधित है। इन्होंने ये थ्योरी दी है। जहाँ भी सामाजिक संस्कृत आ जाए समझ लेना वहाँ पे वाइगॉत्स्की साहब मौजूद हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो वाइगॉत्स्की साहब हैं, इनके इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, मचान पाड़ या ढांचा, अधिक ज्ञानवान अन्य, या निजी वाक अंतःवाक, ठीक है। इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, फिर है स्कैफोल्डिंग, फिर है MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, और फिर है प्राइवेट स्पीच। देखिए इसको मैं बस जल्दी जल्दी आपको एक बार रिव्यू कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, कि गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू अलोन वर्स विद हेल्प। यानी बच्चा जैसे शुरू में होता है, एक बच्चा होता है वो खुद खेलना शुरू कर देता है, उसको खेलना सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा है बच्चे को लिखना जब सिखाते हैं शुरू शुरू में, तो उसका हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि क्या बच्चा वो खुद कर सकता है और क्या उसको सहायता से करवाना पड़ता है, इसमें जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। फिर है स्कैफोल्डिंग, यानी मचान पाठ। देखिए जब भी ऐसे शब्द आ जाए, मचान पाठ या सहायता, तो ये क्या होता है कि जैसे हम टेम्पररी सपोर्ट देते हैं, थोड़ी देर हाथ पकड़ के लिखवाया, हाथ पकड़ के लिखवाने के बाद उसके बाद छोड़ दिया, वो बच्चा खुद करने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं, मैं यानी सहायता करना, टेम्परेरी सपोर्ट। थोड़ी देर सपोर्ट करना है, उसके बाद हट जाना है, उसके बाद उसको बच्चे को अपने आप खेलने देना है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे हम साइकिल ही सिखाते हैं, बच्चे को साइकिल सिखाते हैं, पहले पीछे से पकड़े रहते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ी दूर के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बच्चा अपने आप साइकिल चलाता है। तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग, मचान या पाड़ यानी सपोर्ट। अगला है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक ज्ञानवान अन्य, यानी एनीवन विद बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। मतलब कि जो उससे अधिक, जैसे कोई दो दोस्त हैं, एक को वो काम करना आता है, एक को काम नहीं करना आता है, तो जिसको वो काम करना आता है बच्चा उससे खुद सीख जाता है। जैसे हम कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं, हम अपने दोस्तों से सीख लेते हैं, तो वो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। फिर है प्राइवेट स्पीच, चिल्ड्रन टॉक आउट लाउड टू देमसेल्व्स टू गाइड एक्शंस। कई बार तो होता है ना, जैसे हम मन में अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे वहाँ से पढ़ना है, मुझे ये वीडियो देखनी है, मुझे वो वीडियो देखनी है, ये हम अपने आप में कई बार बोलते रहते हैं। तो बोल बोल के फिर डिसाइड करते हैं कि भाई किसकी वीडियो देखनी है, कौन मेरे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, कौन मेरे एग्ज़ाम को पास करा सकता है, तो हम उस वीडियो को देखते हैं। चलिए अगला है पैब्लो साहब। देखिए ये वही मनोविज्ञानविद हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो कम से कम ये जो पूछे जाएं ये गलत ना हो। और कई बार जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अगर 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, थॉर्नडाइक दे दिया जाए, ठीक है, पैब्लो दे दिया जाए, ठीक है, मतलब अगर इनके बारे में पता और एक कोई अलग ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है,
ये कोई अलग ऑप्शन दे दिया जाए, मान लीजिए लॉग दे दिया जाए, तो हमें जब इनका पता है कि, और ऑप्शन में दे दिया है कि ये इन्होंने कहा है, जब हमें इन दो के बारे में पता है तो तीसरा ऑप्शन अपने आप अगर कोई अलग है जो इन दोनों से संबंधित नहीं है तो हम उसको छांट सकते हैं भाई, भले हमने उसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर इनके बारे में पढ़ा है तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कर सकते हैं। अब पैब्लो साहब ने क्या दिया है, इनकी थ्योरी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जहाँ भी आ जाए शास्त्रीय शब्द आ जाए वहाँ पे समझ लेना कौन है, हमारे पैब्लो साहब। अब इन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट किससे किया था, ये भी पूछ लेगा कि डॉग जो कुत्ता है ये किसके एक्सपेरिमेंट से संबंधित है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई पैब्लो, तुरंत मिल जाएगा। ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को हमें याद रखना है एग्जाम में। तो पहला क्या याद रखना है, शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा क्या याद रखना है, कुत्ता किससे संबंधित है, पैब्लो से। अब इन्होंने क्या क्या दिया है, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, संभाविक अनुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित अनुक्रिया या विलोपन। अब ये शब्द जहाँ पे आ जाए, विलोपन जहाँ आ जाए, अनुबंधित अनुक्रिया जहाँ पे आ जाए, ठीक है, जहाँ पे उद्दीपक आ जाए, जहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया आ जाए, जहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक आ जाए, वहाँ पे समझ लेना कौन है, हमारे पैब्लो साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, वहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, पैब्लो साहब के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें वही है जब वो बेल बजाता है और कुत्ते के मुंह से राल टपकने लगती है खाने को लेके, वही उसी के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कौन कौन से शब्द आते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में तुरंत आंसर आप कर पाएँ। ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तब भी उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा इन 10-15 दिनों में जो आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हार्वर्ड गार्डनर साहब। अब इन्होंने क्या थ्योरी दी है, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। यानी हमारी इंटेलिजेंस कई प्रकार की हो सकती है भाई, कोई खेलने में बहुत अच्छा है, कोई गेम खेलने में, कोई क्रिकेट में जैसे है अच्छा, बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पढ़ने में ठीक नहीं है तो वो एकदम उसको मान लेते हैं, हमारे सोसाइटी में कह देता है अरे गधा है सचुरा कुछ नहीं जानता है, ऐसा नहीं है। उसके पास अपनी एक स्किल है, ठीक है, उसके पास अपनी एक स्किल है। वो मान लीजिए पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा तो बाकी कामों में आपसे कहीं बेहतर होगा। तो ऐसा नहीं है, हर एक बच्चा, जैसे आप ही हैं, कई बार लगता है कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो नहीं भाई हम शायद मतलब एकदम गधे टाइप के हैं या लोग हमें बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस फ़र्क इतना है कि कोई मान लीजिए क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, अब आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप गधे हैं या आपको आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने क्या दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है एक व्यक्ति में, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने इनिशियली कितने प्रपोज किए थे, सात, सात टाइप की या सात तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने कहा था। अभी देखिए आपके जो यूपी टेट में पूछा जाता है बार बार, जैसे क्या पूछ लिया, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पूछ लिया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, फिर है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, फिर पूछ लिया बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि। ये चार प्रकार की जो बुद्धि हैं ये किसने दी हैं, ये दी हैं किसने, गार्डनर साहब ने। किसने दी हैं, गार्डनर साहब ने। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है गार्डनर साहब का, कि उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है,
कितने तरह तरह की उन्होंने शुरुआत में इंटेलिजेंस दिया था, 7 तरह की। और उसमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे किस प्रकार पूछा जाता है कि अंतर व्यक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है। जैसे लीडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, यानी ये अपने से सामने जैसे होते हैं, जैसे टीचर के सामने बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों को समझना, बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको समझना जो है होता है, वो होता है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। यानी हम अपनी बात को नहीं, जैसे कई बार होता है अरे नहीं केवल मेरी मेरी करनी है, सब कुछ मेरी मेरी, कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। अंतर व्यक्तिक इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिक बुद्धि में क्या होता है कि हम सामने वाली की भी बात को समझ रहे हैं, सामने वाली की भी बात को समझ रहे हैं। अब जैसे हम पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, भाई बच्चों को पहले समझोगे ना कि वो सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं दिक्कत आ रही है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो उनको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस एक टीचर में होनी जरूरी है। दूसरा है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, यानी इंट्रापर्सनल होता है, खुद की बुद्धि, मतलब अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं। जैसे हम कई बार तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बच्चों पे, नहीं गुस्सा नहीं होना, हमें हमें बच्चों को समझना है और अपने आप को भी समझना है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे बच्चों को सिखाना, मुझे बच्चों को बताना, ये मेरा कर्तव्य है। फिर है अस्थानिक बुद्धि, ठीक है। पैटर्न्स वगैरह देखना समझना, जैसे जो स्कल्पचर्स होते हैं, जैसे पायलट्स होते हैं, जैसे जो कोई मूर्तिकार होते हैं, ठीक है। जो मूर्तिकार होते हैं वो समझते हैं कि कहाँ पे कितना, मतलब इसको तोड़ना है, कितना कितना छेनी मारना है इसको एक अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो हमें मेन क्या याद रखना है कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और शारीरिक गति संबंधी बुद्धि किससे संबंधित है। ये है किससे संबंधित है, गार्डनर साहब से, ठीक है। गार्डनर साहब से संबंधित है। अब जैसे शारीरिक गति संबंधी बुद्धि क्या होती है, जैसे डांसर्स होते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, कि कितनी ऊंचाई से कूदना है, ठीक है। और जैसे डांसर्स हैं वो हमारी बॉडी को किस प्रकार, मतलब अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने शरीर को किस प्रकार से लटक झटक करना है डांस करते वक्त, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। चलिए अगला है चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने क्या दी है, इन्होंने दी है भाई टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। सीधा सीधा पूछ लेता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन में। कई बार देखिए भले हिंदी मीडियम के होते हैं हम, लेकिन जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं वो आसानी से हमें माइंड में हमारे क्लिक कर जाते हैं। वो क्या है, टू फैक्टर थ्योरी जहाँ भी आ जाए वो किससे संबंधित है, वो है स्पीयरमैन से संबंधित। ठीक है, बात समझ में आई। और ये टू फैक्टर थ्योरी मतलब जैसे अभी इसमें क्या था, गार्डनर साहब ने क्या दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने स्पीयरमैन में, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के दो आयाम दिए हैं। जैसे एक है सामान्य कारक, एक है विशिष्ट कारण। जैसे मैंने अभी बताया सामान्य कारक जो हम सब में होता है, जैसे पढ़ना लिखना हम सब सीखते हैं, ठीक है। पढ़ना लिखना ये सब क्या है, हर एक बच्चा करता है, ठीक है। कोई अच्छे से कर लेता है, कोई बेकार कर लेता है, लेकिन करते सब हैं, ठीक है। लेकिन विशिष्ट कारक में क्या होता है कि जैसे म्यूजिकल स्किल्स हैं, आर्टिस्टिक, जैसे मान लीजिए आप मूर्तिकार हैं, ठीक है। मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, विशेष चाहिए ना, विशेष बुद्धि चाहिए या विशेष कला चाहिए, ठीक है। तो एक होता है जो सामान्य सभी लोगों में होता है, और एक होता है विशिष्ट जो सब में अलग अलग होता है। कोई मूर्ति अच्छी बनाता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है। अब जो फुटबॉल खेल रहा है उसको बोलोगे नहीं भैया तुम क्रिकेट खेलो, और जो क्रिकेट खेल रहा है नहीं भैया तुम फुटबॉल खेलो। तो ये क्या है, सबकी अलग अलग है। जैसे बच्चे में होता है, जैसे हम ही हैं, कोई काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता है, कोई दौड़ता बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो कोई गुल्ली डंडा बहुत अच्छा खेलता है। गुल्ली डंडा खेले हैं ना, तो कोई गुल्ली डंडा बहुत अच्छा खेलता है। तो ये हो गई विशिष्ट कारक, ठीक है।
दो फैक्टर होते हैं। किसने दिए हैं टू फैक्टर थ्योरी? स्पीयरमैन ने। अगला है सिगमंड फ्रायड। अब इस इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जहां भी आ जाए साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रूड साहब ने दिया है। किसने दिया है? फ्राइड साहब ने दिया है। अब इसमें क्या है कि माइंड के स्ट्रक्चर और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए हुए हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस दी हैं? जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, अब इसमें शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इदम, अहम, ईगो, सुपर ईगो, परम अहम। ये शब्द जहाँ मिल जाएं वहाँ पे कौन आ जाएगा? हमारे सिगमंड फ्रूड साहब। आई बात समझ में? तो ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछेंगे और डायरेक्टली हमें आसानी से हम कर पाएंगे। इदम क्या होता है? प्लेजर प्रिंसिपल, यानी सुखवादी सिद्धांत। मतलब हम वो काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, या बच्चा वो काम करता है जिसमें वो मज़ा आता है। जैसे उसको खेलने में, अभी उसको पढ़ने के लिए बोल दो तो उसको कम मज़ा आएगा, लेकिन खेलने के लिए बोल दो तो अपने आप में वो खेलने लगेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा खेलने के लिए। ये क्या है? इदम, यानी वो अपनी सुख के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए वो काम करता है। दूसरा है ईगो। ये है वास्तविकता का सिद्धांत। अभी क्या था? बच्चा खेल रहा है, नहीं उसको बाकी होमवर्क चाहे हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो उसको खेलने में मज़ा आ रहा है तो वो खेलेगा ही। दूसरा है ईगो यानी अहम। इसमें क्या होता है? वास्तविकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चा समझता है कि नहीं भाई, होमवर्क अगर नहीं करेंगे, जो गुरुजी ने होमवर्क दिया, अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो गुरुजी मारेंगे कल जाके, ठीक है। तो ये रियलिटी का सिद्धांत है, यानी जो वास्तविकता है वो हमें करना पड़ेगा, तो बच्चा समझता है। फिर तीसरा है सुपर ईगो, मोरालिटी प्रिंसिपल, यानी नैतिकता का सिद्धांत। अब है कि नहीं भाई गुरुजी मारेंगे इसलिए होमवर्क करना है, अब है नहीं भाई मुझे होमवर्क करना चाहिए क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, एक विद्यार्थी हूँ। अब जैसे हम ही हैं, कई बार अब अध्यापक बनने जा रहे हैं और सभी को मुबारक भी है कि आप बन जाएं अध्यापक जल्दी से। तो होता क्या है कि एक होता है कि भाई डर में पढ़ना कि नहीं पेपर पास करना है, ठीक है। एक होता है कि नहीं भाई डर के मारे एक कर लिया। दूसरा है कि नहीं ये मेरी नैतिकता है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ईमानदारी से भाई तैयारी करूँ और ईमानदारी से पेपर पास करूँ। तो नैतिकता का सिद्धांत भी, तो कौन कौन से वर्ड? इदम, अहम और परम अहम। ये तीनों शब्द किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? देखिए अभी बताया ना, सिगमंड फ्राइड साहब से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिगमंड फ्राइड साहब से। देखिए मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको ये बार बार करना ना पड़े, एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आप इसको समझ जाएं। अब इन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं दी हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा मनोलैंगिक विकास किससे संबंधित है? तो मनोलैंगिक विकास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? फ्राइड साहब से। किससे संबंधित है? फ्राइड साहब से। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कितने स्टेजेस दिए हैं? एक ओरल स्टेज है, यानी मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, सुप्तावस्था और जननांगीय अवस्था, ठीक है। मुखावस्था पूछ लेगा, गुदावस्था दे देगा ऑप्शन में, लिंगावस्था दे देगा ऑप्शन में, सुप्तावस्था दे देगा और जननांगीय अवस्था दे देगा आपके ऑप्शन में। और ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? अभी बताया किससे? फ्राइड साहब से। सिगमंड फ्राइड साहब से संबंधित है। बात समझ में आ गई? इसमें जैसे मैं बता दूं, फालिक स्टेज लिंगावस्था में क्या होता है, जैसे देखते हैं हम कई बार जो बच्चियां होती हैं, ठीक है, जो बच्चियां होती हैं वो पिता से ज़्यादा करीब होती हैं, ठीक है, पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। जो लड़के होते हैं वो माँ से ज़्यादा करीब रहते हैं, ठीक है, माँ से ज़्यादा करीब रहते हैं। जैसे कुछ करना हो तो डायरेक्ट पिताजी से नहीं बोलेंगे लड़कों को, वो क्या जाएंगे, मम्मी बोलो ना पापा से ऐसा करा दें,
बोलो ना पापा से ये कर दें, बोलो ना पापा से मुझे ये दिला दें। तो क्या होता है, हम माँ से ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो माएँ होती हैं वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाती हैं, पिता हमारा जो है वो हमसे ज़्यादा करीब होता है, तो मतलब ये एक्सेप्शन है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि लड़के जो हैं वो माँ के करीब होते हैं, बच्चियाँ जो होती हैं वो पिता के करीब होती हैं। तो ये हमारे 7 जो मैंने आपको बताया, जो हमारे थंबनेल में भी हैं, कि 7 जो मनोविज्ञानविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। और इनके बारे में सिर्फ हमने वही पढ़ा रिवीजन के तौर पे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, जिससे हम बाकी लोगों से, क्या है, बाकी लोगों से पीछे ना रहें। देखिए, कम समय में अधिक काम करना, यही है स्मार्ट तरीका। और जो जो पूछा जा रहा है केवल उसी के बारे में पढ़ना, उसी को याद रखना। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आप देख लेते हैं, अब इस समय क्या होगा, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ और ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। इससे अच्छा ये है कि रिवीजन का मतलब यही होता है कि जितना आपने पढ़ लिया है, अब एग्ज़ाम के समय में उनको याद रखना है। ठीक है, तो इनके टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ। और देखिए, एग्ज़ाम निकालने का अच्छा तरीका, पेपर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, क्या ना पढ़ें। क्योंकि होता क्या है, अभी कोई किताब ले लीजिएगा आप, ठीक है, कोई किताब लीजिएगा, उसको पढ़ने बैठ जाइए, दुनिया भर की उसमें चीज़ें दी हैं, लेकिन वो सारी हमारे काम की नहीं। हमारे काम की जो हैं वो मैंने आपको बताई, कि इनके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे मनोलैंगिक विकास, ठीक है, परम अहम, अहम, इदम, ठीक है, और व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो आपको पहली ही क्लिक में, जैसे ही आप देखेंगे ऑप्शन को, आप टिक कर देंगे, करेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये रहा भाई आज का लेक्चर। और आगे हम इसी तरह बाकी जो और इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हम देखेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। और देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है पेपर, बहुत कठिन नहीं है, बस हम मान लेते हैं कि पेपर कठिन है। बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, अगर इनको याद रखेंगे फिर भी हम आसानी से सीडीपी के क्वेश्चन आराम से निपटा लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए भाई, कि हमें यूपी टेट में हमें रैंक नहीं लानी है, कि नहीं भाई हमारे 150 में से 150 ही क्वेश्चन, 150 मार्क्स ही आए। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, मिनिमम हमें 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 90 मार्क्स चाहिए। अब 90 मार्क्स लाने के लिए हमें वही वो कर लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ज़रूरी है भाई हम 150 जाएं, या सीडीपी में ही मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, अगर आपने ये इम्पोर्टेंट कर लिया है, इसमें से भी आप कम से कम कुछ नहीं तो 25 से 26 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 25 से 26 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बाकी एलिमिनेशन का मेथड मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, कि बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उसको आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नए मनोविज्ञानविद और नए एजुकेशनिस्ट के साथ, जो आगे हमारे एग्ज़ाम में जो बच गए हैं जो करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद।